हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएच पाथो। अब कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। इम्यूनो हिमेटोलॉजी का चैप्टर हम सभी पढ़ रहे हैं। उसमें हम थोड़ा सा ब्लड बैंकिंग का भी सेक्टर आ जाता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न देख रहे हैं कि एक इंसान से जब दूसरे इंसान को ब्लड दिया जाता है, रक्तदान महादान का आपने कैप्शन हर जगह पढ़ा होगा। तो इसके बीच में जो वो प्रोसेस होता है, कैसे ब्लड हम दूसरे को डोनेट कर सकते हैं, क्या प्रिंसिपल होने चाहिए, क्या किन सारी बातों का ध्यान हमें डोनर के लिए रखना चाहिए, किन सारी बातों का ध्यान हमें पेशेंट के लिए रखना चाहिए जो ले रहे हैं उस ब्लड को। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस बीच। जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो आपसे बहुत तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका बहुत सारा चेकअप किया जाता है आपके ब्लड के साथ, फिर वो ब्लड दूसरे पे डोनेट किया जाता है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है जो होती है। हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे क्योंकि इससे भी कई बार बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपको ये जानना भी ज़रूरी है क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए हम सबसे पहले प्रिंसिपल जानेंगे। बेसिक सा प्रिंसिपल है, द ब्लड डोनेशन मस्ट बी हार्मलेस टू डोनर। ब्लड डोनेशन जो होना चाहिए ना, वो हार्मलेस होना चाहिए डोनर के लिए। डोनर कोई ब्लड दे रहा है, अगर हम ब्लड देकर परेशानी में आ जाए, हमारे अंदर ब्लड की कमी हो जाए, तो उस केस में ब्लड क्यों कोई देगा? इसलिए वो हानिकारक नहीं होना चाहिए, मतलब हार्मलेस होना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होनी चाहिए डोनर के लिए। अब जो हमें दूसरा बात ध्यान रखना है, अब तो डोनर को प्रॉब्लम नहीं हो, ये हमने ध्यान रख लिया। द ब्लड डोनेशन मस्ट नॉट बी हार्मलेस टू द पेशेंट, इनफैक्ट इट मस्ट बी बेनिफिशियल। अब जो डोनर दे रहा है उसके लिए तो हार्मलेस नहीं है, लेकिन जो ले रहा है, जो रेसिपिएटर है, जो पेशेंट है, उसके लिए भी कोई हार्म वो उत्पन्न ना करे, या मतलब इनफैक्ट कहा जाए कि वो बेनिफिशियल हो, उसके लिए वो लाभदायक ही हो, उसे किसी भी तरह की हानि ना हो। तो बेसिक सा प्रिंसिपल है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कोई प्रिंसिपल पूछे तो डोनर को भी किसी भी तरह की हानि नहीं होनी चाहिए और पेशेंट को भी हानि नहीं होनी चाहिए। बस एक सिंपल सा ये प्रिंसिपल है। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन ऑफ डोनर, हम कैसे किसी पर्सन को सेलेक्ट करेंगे वो डोनर बन सकता है, वो एक आइडियल डोनर हो सकता है। एज क्या होनी चाहिए? 18 से 60 वर्ष की उम्र, 18 टू 60 ईयर के जो लोग इस बीच में होंगे वो आएंगे एक आइडियल डोनर में। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 12.5 ग्राम पर डीएल। आप नीचे कमेंट में बताइए कि नॉर्मल वुमेन में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए और कितने वीक का इंटरवल होना चाहिए डोनेशन में। कई लोग होते हैं जो एक प्रोफेशनल डोनर होते हैं, वो हर बार डोनेट करते हैं, तो इसके बीच में कितना गैप होना चाहिए? तो वो गैप 16 वीक्स का गैप होना चाहिए, इंटरवल होना चाहिए डोनेशन के दौरान। नेक्स्ट, पल्स रेट क्या होना चाहिए? तो 70 से 100 पर मिनट पल्स रेट, जनरली नॉर्मल। बीपी जो होना चाहिए वो 120/80 का होना चाहिए mmHg। टेम्परेचर वो आपके शरीर का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल, आपको फीवर भी ना हो या आपको किसी भी तरह की चीज़ें ना हो, आप बहुत ज़्यादा ठंड भी आपके शरीर का तापमान ना हो। क्रोनिक डिजीज़ अब्सेंट होना चाहिए, आपको बहुत समय से कोई लंबा डिजीज़ है तो उस केस में भी आपको चेक किया जाएगा, आप उस श्रेणी में ना आते हो, आपको किसी तरह की कोई क्रोनिक डिजीज़ ना हो। तो ये बात कर ली हमने डोनर के बारे में, कैसे हम सेलेक्ट करेंगे। अब रिजेक्ट किन किन डोनर को करेंगे? केस ऑफ वायरल हेपेटाइटिस, एड्स, मलेरिया, रैबिट्स, मम्स, स्मॉल पॉक्स, रूबेला और ईटीसी, इन सारे केसेस में हम रिजेक्ट कर देंगे डोनर को। अगर केस क्या होगा? हेपेटाइटिस का होगा, एड्स का होगा, मलेरिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मलेरिया के जो मरीज हैं वो कितने दिनों बाद वो डोनेट कर पाएंगे? तो 3 ईयर के बाद वो डोनेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से अगर समझे, किसी पेशेंट को अगर मलेरिया हुआ हो, अब वो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो, लेकिन वो जब से उनको हुआ है वो 3 सालों तक ब्लड डोनेट नहीं करेंगे, 3 साल के बाद वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। रेबीज हुआ हो, मम्स हुआ हो, स्मॉल पॉक्स हुआ हो, रूबेला जो वायरस है, रूबेला वायरस से अगर आप ग्रसित हैं, आपको 2 मंथ तक डोनेट नहीं करना है, 2 मंथ के बाद आप डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेंटल सर्जरी। डेंटल सर्जरी अगर आपकी किसी तरह हुई हो तो आप 72 घंटे तक नहीं ब्लड डोनेट करेंगे, 72 घंटे के बाद ब्लड डोनेट करेंगे। तो ये जो मैंने तीनों बताया है, मलेरिया के लिए, रूबेला के लिए और डेंटल सर्जरी, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें आप।
अब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के दौरान हमें किन किन बातों को डोनर से पूछना चाहिए। आस्क टू डोनर, क्या क्या बात पूछ सकते हैं। लास्ट ब्लड डोनेशन आपने कब किया, ये पूछिए। आप मेडिकेशन के बारे में पूछिए, किस तरह की मेडिसिन को वो ले रहे हैं, किस तरह का मेडिकेशन चल रहा है, किसी बीमारी से तो नहीं ग्रसित हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लिनिकल कंडीशन, आप उनके रिपोर्ट्स के बारे में, क्लिनिकल कंडीशन क्या है उनकी, उसके बारे में जानें। या फिर फीमेल है तो आप उसके प्रेगनेंसी के बारे में, मेंस्ट्रुएशन के बारे में, ये सारे क्वेश्चन जान सकते हैं, ये आप डोनर से पूछ सकते हैं। तो ये थी मोटा मोटी बात ब्लड डोनेशन के बारे में कि आप मतलब मैंने एक राउंड फिगर में आपको समझाने की कोशिश की। इसके अंदर बहुत डीप है, आपको बहुत अच्छे से भी पढ़ना है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है ही, क्योंकि हम एक दूसरे को ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अगर गलत ब्लड चढ़ जाए, उसमें किसी भी तरह के आप मेडिकेशन की जांच ना करें, आपने कभी हिस्ट्री नहीं देखी है, तो वो बीमारी भी ट्रांसफ्यूज़ हो सकती है, उसके शरीर में जा सकती है। तो इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखते हैं। अगर आपने समझ में आ गया है आपको तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं समझे हैं या फिर आप इसमें और डीप नोट्स चाहते हैं, डीप लेक्चर वीडियो चाहते हैं, तो नीचे आप कमेंट करें। मैं ज़रूर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा, मैं डीप में पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोगों को पढ़ाऊंगा। उम्मीद है आपको ये सारे वीडियोस समझ में आ रहे होंगे। आप प्लेलिस्ट चेक करें, वीडियो देखें, बहुत सारे मैंने टॉपिक पे वीडियो अभी तक कवर किया है हेमेटोलॉजी से रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट आएगा वो आपका माइक्रोबायोलॉजी से भी रिलेटेड, हिस्टोपैथोलॉजी से भी रिलेटेड वीडियोस आएंगे। एमसीक्यू हैं, आप एमसीक्यू वाले सीरीज को भी देखें, बहुत हेल्प होने वाली है आपको आपके एग्ज़ाम देने में।